डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और फर्स्ट मॉडल सेट के सॉल्यूशन के इस वीडियो में इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 1 के खंड डी के प्रश्न संख्या 46 से 49 तक का सॉल्यूशन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला। तो हम लोग इसे आज अच्छे से समझेंगे और अगर अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग तो एग्जाम में जरूर आप लोग बना करके इसे आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फिक्स है कि पूछता ही पूछता है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लें तो करके आएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। इस एक क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुल 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या क्या है, ये एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका सबसे पहले आपको विविध कर निकालना है यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसे डी कहते हैं। फिर डी निकालने के बाद ही हम लोग मूलों की प्रकृति बताएंगे कि इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा तो समान होगा या असमान होगा, ये सब डिफरेंट टाइप का वहां पर प्रकृति है। और अगर उसके बाद हम लोग अगर मूल निकलेगा तब द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल निकालेंगे। अगर मूल काल्पनिक होगा तो हमें नहीं निकालना है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करिए। तो इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान मिलेगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही a कहलाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a बराबर क्या मिल गया, 2। x का जो गुणांक है वो b कहलाता है। यहाँ x का गुणांक देख रहे हैं -3 है तो b इक्वल टू हो गया -3। और लास्ट में जो संख्या है वही c कहलाता है। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ c है, तो c बराबर क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। ये 3 चीज मिल गया, a b और c। तो सबसे पहले विविध कर निकालिए d, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपका, -3, तो -3 का स्क्वायर कर दिए। -4 इंटू a यानी कि इंटू 2 इंटू c यानी 5, और -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, और -4 2 8 5 40, और 40 में अब 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दीजिए तो -31। यही आपका पहला पार्ट हो गया। कैन विविध कर निकल गया कितना, -31। अब मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखिए, अगर d का मान लिखेंगे कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि d का मान -31 आया, जो कि निगेटिव है। निगेटिव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से छोटा यानी निगेटिव। और d का मान अगर निगेटिव है तो हमें पता है मूलों की प्रकृति में कि तब मूल जो है काल्पनिक तथा बराबर हो जाते हैं, यानी कि आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकल सकता है d निगेटिव हो जाने से। तो हमें जब वास्तविक मूल होगा तभी निकालना है, काल्पनिक हो गया तो हमें मूल निकालना ही नहीं है, सिर्फ प्रकृति लिख देना है। अतः मूल काल्पनिक तथा बराबर होंगे। तो हमारा जो है क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, फाइनल। ठीक है, लेकिन आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में देगा तो इतना छोटा वाला जनरली नहीं देता है, ऐसा देगा कि मूल वास्तविक हो और हमें निकालना पड़े। क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, क्योंकि काल्पनिक आ गया तो काल्पनिक मूल हमें क्लास 10 में निकालना नहीं है। तो हमारा यही कंप्लीट हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 47 ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी जहां पर पेड़ खड़ा है, फुट पॉइंट, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि पेड़ के टूटने के बाद पेड़ का जो शिखर होगा वो जहां पर सटा जमीन पर, उसकी दूरी, और पेड़ जहां पर स्थित है उसकी दूरी आपको कितना दिया हुआ, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमें
हाइट एंड डिस्टेंस का, त्रिकोणमिति का यूज होता है और उसके द्वारा हम लोग जो भी सवाल रहता है पैर की ऊंचाई या दूरी निकालना वो सब निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हमें फिगर बना लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फिगर अगर हम लोग बना लेते हैं तो हमारा बहुत हद तक क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कैसे बनाना है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं क्वेश्चन को समझने से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले तो समझिए कि कोई ज़मीन है, यहाँ पर इस तरह से ये ज़मीन है, यहाँ पर समझिए एक पेड़ है ऐसा, ये क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है। और क्या हुआ कि आंधी आया तो पेड़ कहीं से टूट गया, मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया पेड़, यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। ये मान लीजिए AB पेड़ की ऊंचाई है, तो आंधी आया, पेड़ यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद ये वाला पार्ट जमीन को छूने लगा, यहाँ से आ गया। देखिए जितना लंबा ये है उतना लंबा ही समझिए यहाँ बना लेना है। देखिए इस तरह से ये आपका क्या हुआ, ये वाला टूट के समझिए कि यहाँ पर आके मिल गया। और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस पॉइंट का नाम दे दीजिए C और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए D। हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ से यहाँ की ही दूरी दी हुई है आपको 8 मीटर। अब आप समझ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को एक बार फिर से, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए एक पेड़ था वो टूट गया यहाँ से, और टूटा हुआ भाग, ये जो टूटा हुआ भाग है ये हो गया CD हो गया। पहले CA था, वो टूट करके क्या हो गया, CD। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो शिखर यहाँ A था वो समझिए अब D बन गया, शिखर टूट के यहाँ मिल गया। शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन के साथ कितना डिग्री का, 30 डिग्री कोण बना है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी यहाँ ये हो गया फुट पॉइंट, पेड़ जहाँ स्थित है, पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ 8 मीटर है। तो ये दोनों की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी पेड़ की ऊंचाई हमें क्या निकालना है, पूरा A से लेके B तक का दूरी, यही है पेड़ की ऊंचाई। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मान लेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर AB है, A से लेके B तक क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। और टूटा हुआ भाग भी तक मान लीजिए, तथा टूटा हुआ भाग, जो टूटा हुआ भाग है वही है AC, या CA बोल सकते हैं या AC बोल सकते हैं। और यही बराबर है AC किसके, CD के, क्योंकि यही वाला भाग टूट के इधर आ गया है, तो यही CD के बराबर है। ये लिख लिए। अब आपको कोण यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थीटा मान लीजिए कोण D को। तो माना कोण D बराबर थीटा, अब बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। तथा BD आपको दिया हुआ है, वो भी लिख लेंगे कि BD बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ये सारा इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम लोग चलेंगे। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। हमेशा हम मान के चलेंगे पेड़ या दीवार है जमीन पर तो वो मीनार है, वो सब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब चलिए समकोण त्रिभुज CBD में, तो समकोण त्रिभुज CBD में, ये वाला CBD ये वाले त्रिभुज में चल रहा है। अब इस त्रिभुज में देखिए आपको कि यहाँ पर आधार दिया हुआ है। अगर यहाँ से कोण अगर हम ध्यान देते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और ये जो हुआ ये आधार दिया है। आपको CB भी चाहिए पेड़ की ऊंचाई बताने के लिए, CB प्लस AC ही करेंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिलेगा। तो BC किस में क्या हो गया, P हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया। P और B किसके फॉर्मूले में आता है, टेन थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो हमें टेन लेके चलना है एक बार। तो समकोण त्रिभुज CBD में टेन थीटा बराबर होता है P/B, और टेन थीटा कितना दिया हुआ है आपको, तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर P क्या है, लंब क्या है, BC है, BC लिख देंगे। और B आधार क्या है, तो BD है, और BD कितना दिया हुआ है आपको, 8 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 हम लोग। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए 1/√3 होता है। आप लोग को याद रखना है ये टेबल से। और ये हो गया BC/8, ठीक है। अब यहाँ से हमें BC का मान निकाल लेना है।
तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू बी सी, √3 इंटू बी सी बराबर 1 इंटू 8, तो बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर हो गया 8/√3। ये अभी आपको निकाल के रख लीजिए, ये मीटर, इतना मीटर निकला बी सी का मान। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए आपको अगर ए सी चाहिए पेड़ की ऊंचाई के लिए, बी सी प्लस ए सी, लेकिन ए सी नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये किसी त्रिभुज में नहीं बन रहा, तो ए सी ना निकाल के हम सी डी निकालेंगे, क्योंकि सी डी ही कितना के बराबर है, ए सी के बराबर। सी डी निकल गया तो ए सी निकल गया, तो हमारा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा काम। तो चलिए फिर से इसी त्रिभुज में चलेंगे, सी बी डी में ही। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे जगह का कमी है, मिटा रहे हैं ऊपर सवाल को और यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वही सी बी डी में, सी बी डी में। अब की क्या लगाइएगा, देखिए इस बार आपको अगर इसको देखिए तो ये एच है, आपको इस त्रिभुज के लिए ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, आधार। तो आधार बटे कर्ण आपको किस में मिलता है, कोस थीटा के फॉर्मूला में मिलता है, तो आप कोस थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, चलिए कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है d/h। तो कोस थीटा का मान 30 डिग्री, b मतलब आधार क्या है आपका, तो BD है, और BD कितना है, 8 मीटर है, तो 8 लिख दिए, और h क्या है, CD कर्ण, CD लिख दिए। कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिए हम लोग, और ये हो गया 8/CD। अब यहाँ से CD का वैल्यू निकालना है, तो √3 इंटू CD बराबर 2 × 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ से CD का वैल्यू क्या निकल गया, 16/√3, 16/√3 ये निकल गया। अब देखिए CD ही AC के बराबर है, क्योंकि उसी का टूटा हुआ वाला भाग है। अब फाइनल हम लोग आंसर निकालेंगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या माने हैं, AB। और देखिए AB को ही 2 पार्ट में लिख सकते हैं हम लोग, AC प्लस BC, AC प्लस BC ये भी है। अब AC ही किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो AC की जगह पे CD प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, चूंकि AC बराबर CD टूटा हुआ भाग है। अब CD का वैल्यू देखिए 16/√3 निकला है, तो लिख देंगे 16/√3, और BC का वैल्यू देखिए 8/√3 निकला है, 8/√3 लिख दिए। √3 लॉसा हो गया और ऊपर जुड़ गया 16 8 24। अब नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए आपको संख्या आंसर में कभी भी, तो इसका परमीकरण कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 24 √3, और √3 × √3 नीचे 3, और 3 से ये कट गया 8 बार में। तो फाइनली आपका क्या आया, 8√3 मीटर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। चलिए अब हम, तो क्वेश्चन नंबर 47 में एक देखिए अथवा करके भी सवाल दिया हुआ है, यानी पहले वाला सवाल या ये सवाल, इस दोनों में से कोई एक सवाल आप लोग को एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा तो बनाना रहेगा, तो जो भी इजी लगे आप लोग को उसे बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, देखिए वहाँ मीनार लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम यहाँ पे संचार जोड़ दिए क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, संचार मीनार मतलब कि क्या है, संचार मीनार का मतलब किसी भी समझिए कि जियो या एयरटेल ये सब का नेटवर्क समझिए, तो उसका टावर लगता है ना, उसे ही संचार मीनार कहा गया है। तो क्या क्वेश्चन था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए ये एक भूमि हुआ, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से,
ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ना 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी कि क्या है, एक घर है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसके ऊपर देखिए एक टावर लगा है, यानी संचार मीनार, यही मान लीजिए कि ये जो है संचार मीनार है, ठीक है। ये आपको मान लेना है कि ये छत पे लगा हुआ है, ठीक। अब क्या कर रहा है, देखिए कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो किसी एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ से, तो इसका तल, ये जो तल हुआ और ये हुआ शिखर, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है कितना, तो तल का 45 डिग्री और शिखर यानी यहाँ से यहाँ बात करें पूरा तो ये 60 डिग्री आपको दिया गया है। और तब आपसे बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये वाला मीनार यहाँ से यहाँ, तो इसको मान लीजिए मीनार को आप AB, यही है छत पे लगा हुआ मीनार। भवन को BC मान लीजिए कि BC 20 मीटर ऊंचा भवन है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए D। इस तरह से हमारा डायग्राम हो गया। हमें AB का मान निकाल देना, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले जो निकालना उसे मान लेते हैं कि माना कि संचार मीनार, या सिर्फ मीनार भी आप लोग लिख सकते हैं, दिया हुआ है अगर सवाल में, तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं AB है, क्या है AB, A से लेके B तक। अब यहाँ से भवन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, भवन लिख दीजिए, तथा भवन की ऊंचाई इसे मान लेते हैं हम लोग BC, और यही कितना दिया हुआ है 20 मीटर आपको दिया हुआ है। अब देखिए एक BDC ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, इसको θ1 मान लीजिए एक को, चलिए तो θ1 मान लेते हैं 45 डिग्री, तथा एक कोण आपको देखिए ADC, ये यहाँ से यहाँ 60 डिग्री दिया है, इसको θ2 मान लीजिए 60 डिग्री। इतना सारा चीज़ दिया है, आपको AB निकालना है। तो आपको चलना है 2 बार त्रिभुज में, अलग अलग में। एक बार चलना है त्रिभुज BDC में, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज BDC में, ठीक है, यहाँ से। तो BDC में अगर हम लोग चलते हैं तो हमें देखिए कि क्या दिया है, इस कोण के सामने वाला भुजा यही है लंब, यानी लंब आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको आधार निकाल लेना है, क्योंकि आधार के हेल्प से ही हम फिर बड़े वाले त्रिभुज में चल के AB का मान निकालने हैं। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो हम लोग tan लेकर के चलेंगे कि tan θ1, इसका नाम दिए हैं θ1। tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है P/B होता है। तो tan θ1 का मान कितना दिया है 45 डिग्री, और P मतलब लंब क्या है BC है, BC लिख दे। B क्या है आधार, तो CD है, CD लिख दिए। tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान 20 है, और ये CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो CD गुना 1 CD, और 1 गुना 20 20, तो CD का मान क्या निकल गया 20 निकल गया। अब देखिए आपको तो AB निकालना है फाइनली। अब फिर से बड़े वाले त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ADC में, ADC में फिर से आपको tan ही लेना है, tan θ2। क्यों tan लेंगे, क्योंकि ये देखिए कोण 60 डिग्री कोण के सामने ये लंब, इसी में AB दिख रहा है, और आधार आपको निकाल के रखे हुए हैं, लंब बटे आधार tan में आता है। तो फिर से P/B लिखेंगे, tan θ2 का मान कितना है 60 डिग्री है, और P क्या हो गया, लंब क्या हो गया, पूरा AC हो गया लंब, और B आधार क्या हो गया, तो CD हो गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3, ठीक है, √3 होता है। अब यहाँ से चलिए तो देखिए AC को आप AB प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा AB प्लस BC ही मिलकर के AC बना है। तो हम लोग AC को लिखेंगे AB प्लस BC, और नीचे CD, तो CD का मान देखिए आप निकाल चुके हैं 20, यहाँ 20 रख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगले लाइन में आप देखिए,
हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग को नीचे सॉल्व करना है, जगह नहीं है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए √3 और √3/1 इज इक्वल टू ए बी आपको निकालना है, क्योंकि ए बी को ही आपने क्या माना है, संचार मीनार की ऊंचाई। बी सी का वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है 20, तो 20 रख देंगे। नीचे भी क्या है 20 रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस 20 यही होगा 20, और इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। अब यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20√3, और ये 20 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में। दोनों में 20 कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे। यहाँ बच गया √3, यहाँ से 20 निकल गया तो उसका गुणक -1। इतना मीटर, यही क्या हो गया आपका संचार मीनार की ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 ये है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय बहुत ही यूजफुल है। हम लोग क्लास 6-7 से ही ये प्रमेय का यूज करके सवाल को बनाते हैं। इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय भी है, और आपके एनसीईआरटी क्लास 10 में प्रमेय 6.8 में भी ये सवाल आपको दिया गया है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका यूज बहुत बार हम लोग किए भी होंगे सवाल बनाने में, तो उसी को आज हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इस साल के लिए। चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा, आप लोग को अच्छे से कर लेना है ये प्रमेय। तो चलिए समझते हैं। कोई भी प्रमेय को अगर आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेना होता है, उसके लिए एक चित्र बना लेना होता है। उसके बाद अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप ये कि क्या सिद्ध करना है ये लिख लेंगे। तीसरा स्टेप की अगर कुछ रचना करना है सिद्ध करने के लिए फिगर में तो रचना कर लेंगे, और चौथा प्रमाण लिख के हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। कैसा त्रिभुज दिया हुआ, समकोण त्रिभुज। ये पहले ही ऑलरेडी दिया। तब आपको उस समकोण त्रिभुज में सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको चित्र में एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस तरह से, ठीक है। ABC बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC, जहाँ B क्या है, समकोण है, B पे 90 डिग्री का कोण बनना है। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कि दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हम लोग लिख लेंगे, क्या दिया हुआ, कोण B 90 डिग्री। तो अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेंगे हम लोग। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर, तो 90 के सामने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ण, यानी कि AC स्क्वायर बराबर से अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार ले लीजिए। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हो गया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है आपको। अब इसके लिए ना हमें रचना करना है कुछ सवाल में, फिगर में। क्या रचना करेंगे, तो B से AC भुजा पर लंब डालिए, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। यहाँ पे मान लीजिए आया, इसको नाम दे दीजिए D। तो हम लोग लिखेंगे कि BD परपेंडिकुलर यानी लंब किस पर खींचा, AC पर। तो इसको लिख देंगे इस तरह से कि BD परपेंडिकुलर टू AC खींचा। अब क्या करना है, प्रमाण लिख करके हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब तो प्रमाण में देखिए क्या करना है हमें, एक बार ले लेना है बड़ा वाला त्रिभुज ABC को, किसको ले लेना है, ABC, तथा उसके साथ देखिए आपको दो छोटा छोटा त्रिभुज इसमें दिख रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो पहले ऊपर वाला आपको ले लेना है, तो ले लीजिए ADB त्रिभुज ADB में। इस दोनों त्रिभुज में देखिए दो कोण हमें बराबर दिखाना है। अगर दो कोण बराबर दिखा देंगे तो एंगल जो नियम है उससे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और दो त्रिभुज जब समरूप दिखा देंगे तो उसकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। तो उस नियम से हम लोग फिर आगे अपना काम करेंगे। तो इस दोनों को पहले हमें समरूप दिखाना है, ABC और ADB को। तो देखिए ABC को ध्यान से, तो कोण A इसमें है,
कोण ए, और ए डी बी में भी कोण ए है, तो दोनों में कोण ए है, तो कोण ए बराबर तो कोण ए के होगा ही अपने का बराबर, और ये दोनों में है तो उभयनिष्ठ यहाँ लिख देंगे हम लोग, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए आगे फिर, अब क्या कोण बराबर है, तो ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, पता है आपको, कोण बी समकोण माने है, और ए डी बी में अगर देखिए तो कोण डी यहाँ पे 90 है, क्यों, क्योंकि हम लंब डाले थे, तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, तो ये कोण डी इधर क्या है 90 है, तो लिख देंगे हम लोग कि कोण डी बराबर 90, दोनों 90, तो दो कोण बराबर दिखा दिए, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, किससे, तो ए समरूपता से, ये बोलेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है यहाँ पर कि क्या करना है समरूप दिखाने के बाद। आपको देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो हमें ना ए बी स्क्वायर ही इससे निकालना होता है। कैसे निकालेंगे देखिए आप, चूंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, तो आप इधर से ए बी का स्क्वायर आपको चाहिए तो इधर से भुजा ए बी लीजिए, ठीक, और ए बी के नीचे अनुपात में क्या आएगा, यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी आएगा, ए डी आ गया बराबर। अब आपको ए बी इधर लाना है नीचे, ठीक है, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर हो जाए, तो हमें हर हाल में नीचे ए बी लाना है, और इधर वाले में ए बी कहाँ से आता है, इस त्रिभुज से आता है। देखिए अगर इसका हम ए बी लिए, यहाँ से यहाँ क्या लिए, ए बी लिए, तो इधर से क्या नाम लेंगे, ए सी लेंगे नाम, इधर से ए बी तो इधर से ए सी लेंगे, तो देखिए ऐसे लेना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है। ए बी इधर से लिए तो उसके नीचे ए डी, इधर से ए सी लिए तो इधर से ए बी। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ए बी गुना ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी गुना ए बी, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इधर से ए सी गुना ए डी हो जाएगा, ए सी गुना ए डी। इसको समीकरण 1 मान के हम लोग रख लेंगे। अब फिर इतना काम करके हमें बी सी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलिए इसे आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब जगह कम है, हम यहाँ मिटा करके अब आगे चलते हैं। चलिए तो फिर से चलते हैं हम लोग, और चित्र मिट गया, चित्र बना लेते हैं हम लोग फिर से। देखिए ये था ए बी ए सी, और ये था डी, इस तरह से। तो कहाँ फिर बोल रहे थे हम लोग, देखिए किस में चलेंगे, फिर से आप लोग एक बार बड़ा त्रिभुज ले लेना है ए बी सी, और चूंकि पिछला बार इस त्रिभुज को लिए थे ना, अब इसे लेना है नीचे वाले छोटे वाले त्रिभुज को। तो ए बी सी लिए, तो इसके साथ अब नाम क्या लिखेंगे, देखिए बी डी सी लेंगे, बी डी सी में। अब इस दोनों में क्या बराबर है, देखिए तो ए बी सी में कोण सी है और बी डी सी में भी कोण सी है, तो दोनों में कोण सी है, तो कोण सी बराबर कोण सी, फिर लिख लेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए फिर और क्या बराबर है, तो ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, और बी डी सी में फिर से देखिए कोण डी क्या है 90 डिग्री है, तो कोण डी 90। फिर से दो कोण बराबर दिखा दिए दोनों त्रिभुज में, तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, किससे, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो आपको देखिए सेकेंड में आपको सिद्ध क्या करना था कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सिद्ध करना था। तो ए बी स्क्वायर हम लोग निकाल के रख चुके हैं, इस बार आपको बी सी स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए आपको इधर से बी सी भुजा लेना है, तो बी सी के नीचे क्या आएगा, इसके संगत देखिए यहाँ से डी सी आएगा। अब आपको इधर से फिर बी सी नीचे लाना है हर हाल में, ये ध्यान रखना है, तब गुना करके बी सी स्क्वायर आएगा।
तो इधर से आप देखिए कि अगर BC लेते हैं, यहाँ B है और यहाँ C है BC, तो उसके संगत यहाँ से आपको क्या लेना होगा, AC लेना होगा। ये तरीका है, AC आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC गुना BC BC स्क्वायर, और इधर से हो गया AC गुना DC, इसको हम कर दीजिए समीकरण 2। अब देखिए AB स्क्वायर भी निकल गया, BC स्क्वायर भी निकल गया, दोनों समीकरण को अब जोड़ देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा, तो AB स्क्वायर प्लस इधर BC स्क्वायर बराबर इधर है AC गुना AD, AC गुना AD जोड़ इधर AC गुना DC, implies that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में AC कॉमन है, हम AC बाहर निकाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, AD बचा, और यहाँ क्या बचा, DC बचा, AC तो बाहर आ गया है। तो अब फाइनली देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AD प्लस DC, चित्र से देखिए AD प्लस DC, AD में DC जोड़ेंगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, AC के भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। अब AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम 2 लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC गुना AC AC स्क्वायर। अब इसको इधर लिख दीजिए AC स्क्वायर, इसको इधर लिख दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आपको लाना था, ये प्रूव्ड हो गया थ्योरम आपका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इस छिन्नक की धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब होता है आयतन, यानी उसमें कितना सामान या कितना जगह है, उसी को हम लोग आयतन या धारिता कहते हैं। तो चलिए सवाल समझ लेते हैं, ये छिन्नक से संबंधित सवाल है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन में छिन्नक से संबंधित सवाल पूछा जाता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो आप लोग को छिन्नक का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब का फॉर्मूला याद करके ही एग्जाम में जाना, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पानी पीने वाला एक गिलास, देखिए एक चित्र बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये पानी पीने वाला क्या हो गया, एक गिलास हो गया, ठीक है, पानी पीने वाला एक गिलास। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का, यही छिन्नक होता है, शंकु को जब हम काटते हैं ऊपर से तो छिन्नक बनता है। तो ये इसका ऊंचाई कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 2 त्रिज्या होता है कि यहाँ ऊपर में भी है, एक नीचे में भी, और यहाँ से यहाँ जो हुआ यही ऊंचाई हुआ, यही h होता है, यही आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों, एक ऊपर में वृत्त बनता है और एक नीचे में वृत्त बनता है, तो दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ऊपर वाला व्यास बड़ा होगा तो 4 सेंटीमीटर है जैसे, तो कैपिटल D बोल देते हैं, और नीचे वाला व्यास छोटा है स्मॉल d, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इस छिन्नक की धारिता यानी आयतन ज्ञात करें। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें दिया हुआ है छिन्नक के लिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें ऊंचाई h दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, कैपिटल D दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तथा स्मॉल d यानी व्यास 2 सेंटीमीटर दिया। अब यहाँ से आपको त्रिज्या निकाल लेना है, तो कैपिटल R यानी बड़ी त्रिज्या, तो D/2 होता है, सबको पता होगा, तो 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। स्मॉल r अगर निकाल लें तो स्मॉल D/2 हो जाएगा, व्यास बटे 2, तो ये 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्या निकल गया आपका। अब लिखेंगे हम लोग कि अतः छिन्नक की धारिता, छिन्नक की
धारिता, यानी कि क्या आयतन ही होता है फार्मूला, क्या होता है आयतन। आप लोग आयतन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फार्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फार्मूला होता है। तो 1/3 पाई का मान पता होगा आप लोग को 22/7 होता है। एच का मान आपको दिया हुआ है कितना 14 लिख देंगे, और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जोड़ स्मॉल आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 हो जाएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो 7 से ये 2 बार में कट गया, 22 दूना 44/3 और गुना ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 2 दूना 4 जोड़ 1 जोड़ 2 यानी 4 1 5 2 7, यानी कि क्या आ गया, इधर लिख देते हैं। आप लोग को नीचे लिखना है, जगह का कमी है, हम यहाँ पे बना देते हैं। तो फाइनली क्या होगा देखिए 44/3 गुना 4 1 5 2 7, तो 7 चौके 28 के 8 बच गया 2, 7 चौके 28 2 30, 308/3। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे पूर्णांक में अगर तोड़ना है तो 3 से 308 में भाग दे दीजिए। 3 से एक बार में 3, 0 के लिए यहाँ 0 कट गया, 8 3 दूना 6 बच गया 2, यानी क्या हो गया तो 102.2/3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया आपका छिन्नक की धारिता। चलिए तो देखिए कि 49 के अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, ये सांख्यिकी चैप्टर से है जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक हमें निकालने को पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा, या तो माध्य आएगा या माध्यक या बहुलक, तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें, यानी आपके आंकड़ा एक दिया गया है और इसका माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए हमें सारा सॉल्यूशन पहले ही करके रख लिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, गुना भाग करने में आप लोग का वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही बना के रख लिया। अब आप लोग समझ लीजिए करना क्या होता है। देखिए जब भी माध्य निकालना है आपको, इस बार प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना है। पद विचलन और कल्पित माध्य विधि को हटा दिया गया है। तो पद विचलन प्रत्यक्ष विधि में आपको 4 कॉलम बना लेना है माध्य के लिए। कितना कॉलम, 4 बना लेंगे हम लोग इस तरह से 4 कॉलम। 4 कॉलम में 2 कॉलम आपको ना सवाल से ही भरना है, जो सवाल दिया रहेगा उसी को उतारना है। तो देखिए वर्ग अंतराल आपको सवाल में दिया था, बारंबारता भी दिया था, तो वर्ग अंतराल में हमने लिख दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 55 से 40 से 55, 55 से 70, 70 से 50 से 50 से 100। और बारंबारता आपको जो दिया गया है 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6, ये तो सवाल भर देना है आपको कॉलम सवाल से ही। अब 2 कॉलम जो है वो मध्य बिंदु का और FI गुना XI वो आपको निकालना होता है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। देखिए ये वाला कॉलम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं। यानी इसका वर्ग चिन्ह अगर निकालना है तो उच्च सीमा क्या है 25, निम्न सीमा क्या है 10, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 25 10 35/2 कितना आएगा 17.5, 17.5 आ गया। फिर दूसरे के लिए इस दोनों को जोड़ के भाग देंगे। देखिए 40 जोड़ 25/2, तो 40 20 60 5 65, 65/2 करेंगे तो 32.5 आ जाएगा, तो निकल गया। और इसी तरह जोड़ जोड़ के करेंगे। लेकिन देखिए और एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, जोड़ना नहीं है बार बार, इतना काम भी नहीं करना है आपको, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। मध्य बिंदु एक अगर आप निकाल लिए, जैसे 17.5 निकाल लिए, अब आपको ये काम नहीं करना। तब क्या करना है, देखिए इसमें कि डिफरेंस कितना का चल रहा है। तो 10 से 25 यानी 15 का डिफरेंस है, 25 में 10 घटाएंगे तो कितना 15। फिर देखिए 25 से 40 15 का ही डिफरेंस है, 40 में 15 घटाएंगे तो 25 होगा, या 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो 15 समान डिफरेंस होता है वर्ग अंतराल में। तो आपको ना एक निकाल लेना है और सब में जो डिफरेंस है ना उतना जोड़ देना है। जैसे कि अगर पहला वाला आपका 17.5 निकला तो दूसरा के लिए आपको ना 17.5 में सीधा 15 जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 निकल गया 32.5। फिर 32.5 में फिर 15 जोड़ेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। देखिए 5 5 2 7
और 3 4 47 नंबर, ये कर लेना, ये बहुत आसान ट्रिक है। तो मध्य बिंदु निकल जाएगा आपका इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, एफ आई गुना एक्स आई, एफ आई आपका जो बारंबारता है उसको एफ आई से सूचित कर दें, क्योंकि एफ से फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का ही हिंदी बारंबारता होता है। तो एफ आई वाला कॉलम ये हुआ और एक्स आई वाला ये, इस दोनों को गुना कर करके यहाँ हमें लिखना है। तो 17.5 गुना 2 करेंगे तो 35 आएगा, 32.5 गुना 3 करेंगे तो 97.5 आएगा। तो 35 के बाद 0.0 खुद से लगाए हैं ताकि जोड़ने में सहूलियत हो। देखिए फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये आएगा। इस तरह से गुना करके हमारा कॉलम तैयार हो गया। लास्ट में अब क्या करना है कि माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई यानी एफ आई वाले को जोड़ लिए, सबको 30 आया, और एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को जोड़ लिए तो 1860.0 आया। अब यहाँ फार्मूला हमारा है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये वाला देखिए 1860 आया था, लिख दिए, और एफ आई का वैल्यू कितना आया था 30। जब इससे कटाएंगे तो 62 आएगा, 62 हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग कटा सकते हैं, 0 0 कट गया, 3 से कटाएंगे, 3 6 के 18 और 3 दूना 6 62, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट के पहुंच से दूर है, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो, ताकि और भी स्टूडेंट की मदद हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक भी करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो। थैंक यू।